बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार हो रही है। साथ ही हम आपको बताएंगे सरकार की नई और पुरानी सभी योजनाओं के बारे में जो प्रदेशवासियों के लिए कल्याणकारी है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। पंचकूला में सीएम मनोहर लाल नाडा साहिब गुरुद्वारे पहुंचे, जहां श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अखंड पाठ का भोग डाला गया। साथ ही दरबार में विख्यात रागियों की ओर से इस मौके पर कीर्तन हुआ। इस दौरान सीएम ने संतों का आशीर्वाद भी लिया। इस मौके पर हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से सीएम मनोहर लाल को सम्मानित भी किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से नाडा साहिब गुरुद्वारा में श्री अखंड पाठ साहिब रखवाया गया। इस दौरान सीएम पहुंचे, गुरुद्वारा साहिब में नतमस्तक हुए। यहां गुरु ग्रंथ साहिब के अखंड पाठ का भोग भी डाला गया। सीएम ने संतों से मुलाकात की, उनका आशीर्वाद लिया। इस मौके पर शुक्राना समागम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम मनोहर लाल ने संबोधित किया। सीएम ने वाहिगुरु जी को नमन किया और कहा कि गुरु नानक देव जी ने दुनिया को रास्ता दिखाया है। हम भी समाज की भलाई के लिए कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। मैं आज बहुत ही प्रसन्नता के नाल आप जी के सामने ऐश्वर्य आया है। आप जी के दर्शन करने वास्ते मन की जी इच्छा है वो आज पूरी हो रही है। ठीक क्या है चीका साहब ने कि 98 बल्कि 96 तो लेकर 98 तक हरियाणा में जी सरकार चलती सी उस कुछ थोड़ा जा बहुत लेश मात्र तिनके जिना वो योगदान इस दास ने किया है। उस वे गल सिर्फ सुनते सी कि इस तरह का कोई गल चल रही है, होनी चाहिए कि नहीं चाहिए। सवाल बड़ा पेचीदा सी कि अगर ये अलग व्यवस्था होवे ताकि होएगा, ना होवे तो ताकि होएगा। आपस में गला पता चल दिया सी, होले होले गल आगे चली कि आखिर अलग व्यवस्था ब्रह्म व्यवस्था होने सर्जरी की है। जो गल्लां अज चल रही ने बहुत सारी आलोचना भी हो रही है, कई पक्षों में गल आ रही है कि पंथक एकता फूट पाई जा रही है। मेरा यह कहना है कि पंथक एकता से साड़ी जो पहला सी उसमें मजबूत रहेगी। आखिर सारा अपना इतिहास है, गुरु परंपरा को ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ वाले हैं। गुरुओं के इतिहास में ਅਸੀਂ देखिए समाज के हित में, देश के हित में, धर्म के हित में, पंथ के हित में जो उस वे अत्याचार चल रहे थे उन्होंने खिलाफ लोगों को तैयार करना, ये बहुत बड़ा काम पहली पातशाही गुरु नानक देव जी के टाइम तो ही शुरू हो गई थी। अपना समाज सुता है समाज सेगा, इस समाज में चेतना चाहिए थी अपने स्वाभिमान की, अपने गौरव की उसे सुप्त हो गई थी, सौ गई थी। जगाना होना जगा के कि भी लोगों की सेवा करो, एक होके रहो, इकट्ठ बढ़ा के रहो और जरा अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने की, बुलंद आवाज उठाने की हिम्मत करो। क्योंकि उसने साढ़े को ताकत नहीं थी, सिर्फ उपदेश शिक्षा प्रचार उदय नहीं लोगों को खड़ा करना, उन्हें जज्बात पैदा करना, ये गुरु नानक देव जी वेले इस तरह की जरूरत भी सी। इस तरह सारे देश के होर भी महापुरुषों ने इस तरह की बात उठाई।
एक तरह यूं आ गया कि समाज काट से हो गया, लेकिन बिना ताकत तो ना शक्ति तो शायद काम पूरा नहीं होएगा। ते आखिर दशम पातशाही के टाइम तक बलिदान भी खूब हुए और फिर एक सैनिक सिपाही एक फौज उन खड़ा करने में टाइम आ गया कि शक्ति के राही सानू कुछ ना कुछ अपना गौरव वापस लगा पाना। लंबी कहानी है, वो सारी सुनावा के दिन दिखा करते हैं कि सूर्य दीपक दिखाने वाली बात होगी, मैं वो सारी कहानी नहीं सुना रहा था। लेकिन यही गल बहुत प्रमुख है, मुख्य गल है कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने देह त्याग तो बाद उस वे जी व्यवस्था बनाई गई कि देह रूपी गुरु परंपरा नहीं रहनी चाहिए। हुण ज्ञान रूपी जो ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहब की स्थापना 1608 में हो गई थी, लेकिन गुरु गोबिंद सिंह जी ने देह त्याग के 1700 कुछ ईस्वी की 100 साल बाद उस बाद यह है कि गुरु ग्रंथ साहब जी को ही असली अपने फाइनल जो अगले गुरु फॉर एवर उन्होंने मन के चलिए और फिर उसे श्रद्धा सारे गुरुद्वारे की स्थापना शुरू हुई। पहले सारे समाज में सारे ग्रंथ एको जगह पढ़े जाते थे, बाद में यही गल भी हुई कि यहाँ गुरुद्वारे अलग अपने चलन के मन के कोई हद नहीं है, लेकिन पंथक एकता वास्ते जो अकाल सजाए गए थे उसने सजाए गए थे। 5 तख्त बड़े अकाल तख्त श्री गुरु अमृतसर साहब उसका आज भी हाईएस्ट पावर ऑफ अथॉरिटी जिसको कहते हैं सानू तो हुक्मनामे मिलते हैं, गुरु हरगोबिंद साहब सानू हुक्मनामे मिलते हैं तो असी उस हिसाब से अपने जीवन को अगे चलाते हैं। लेकिन 8 गुरुद्वारे जो जगह जगह जिथे बने हैं उतों की व्यवस्था बंद इस संभालने वास्ते तो उसकी कमेटियां सारियां सक्षम होनी चाहिए और वो कमेटियां अपनी व्यवस्था संभालणगे, प्रबंध अच्छा होएगा, समाज सेवा वास्ते कितने अस्पताल बनाएंगे, कितने स्कूल कॉलेज बनाएंगे, शिक्षा वास्ते अपने बच्चियों वास्ते गरीब लोगों वास्ते वो प्रबंध करांगे। जो भी लोड़ है समाज में उस तरह के सेवा के काम करने वास्ते साढ़े जिहड़े साधन उपलब्ध ने। साड़ी गुरु महाराज के प्रति जी समर्पण की भाव होंगे, साड़ी गुरु का जरा खजाना है वो उपयोग किसी करना ही है, गुरुद्वारा में विस्तार भी करांगे। ये सारा करने वास्ते मैनेजमेंट की अलग बनाने कोई भी साड़ी पंथक एकता कोई भी किसी किस्म का कोई बाधा नहीं होना। इस दौरान हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से मुख्यमंत्री मनोहर लाल को सम्मानित भी किया गया। बता दें सुप्रीम कोर्ट की ओर से हरियाणा में गुरुद्वारों के प्रबंधन के लिए बनाए गए HSGPC यानी हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी विधेयक 2014 को संवैधानिक करार दिया गया है। अब हरियाणा में गुरुद्वारों के प्रबंधन कार्य से लेकर अन्य परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में हरियाणा के सिखों की सरदारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले पर हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने सीएम का धन्यवाद कहा, सम्मानित किया गया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि हरियाणा सरकार हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साथ मिलकर काम करेगी। साथ ही सीएम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसला दिया है, जिससे सिख समाज में खुशी है। नांदेड़ साहब गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अलग है, दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अलग है, पटना साहब गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अलग है, हरियाणा की प्रबंधक कमेटी अलग हो गई। आखिर एक गल सरकार गवर्नमेंट इवोल्यूशन कंटिन्यूएशन कोई एक सरकार नहीं कह सकते कि सरकार ने काम किया, कोई विचार चलता है, कंसेप्टलाइज होता उस बाद अगे बढ़ता उधर कोई पेपर बनता है, उधर कोई पॉलिसी बनती है, उधर कोई एक्ट बनता है। तो ये सारी चीजें चलते चलते 2014 जिले एक्ट बनया उस वे हरियाणा की जी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है उन ये सारे इंतजाम 52 ऐसे गुरुद्वारे मंदिर मिलनी चाहिए। लेकिन जिन्होंने थोड़ी तकलीफ सी वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, स्टे लग गया तो आज ये चीज आई सामने कि भी इस स्टे को हटवा के और एक डेमोक्रेटिकली अपना समाज हरियाणा का चाहता है कि असी व्यवस्था भी अलग संभाली है। अगर असी कोई सिख पंथ दूर हो गए, खालसा पंथ अलग हो गए, ये प्रचार किया जा रहा है, ये नहीं है। एक डेमोक्रेटिक फेडरलिज्म सिस्टम होता है, स्टेटां दी गवर्नमेंट चलती है ते सेंटर दी भी चलती है, ते स्टेट दी गवर्नमेंट चलती है, उस बाद फिर
शहर की नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद भी चलती है, जिला परिषद, पंचायत समितियां, पंचायत वो भी चलती ही हैं। ये अलग अलग काम हर एक समिति अलग अलग होते हैं। एक शासन व्यवस्था, प्रबंध व्यवस्था है, इतना ही है, इस नहीं है। कितने भी सारी धार्मिक एकता कोई खलल नहीं है। और वैसे मेरा मानना यह है कि धार्मिक व्यवस्था सुप्रीम होती है। ये सरकार के नाल कोई ओहदा, कोई दखलअंदाजी इस तरह नहीं होती कि कोई धार्मिक यानी कमांड में सरकार दखलअंदाजी करे, ना देती है, ना देनी चाहिए है। अगर कोई सरकारी दखलअंदाजी ना धार्मिक संस्थाओं चलाने लगे तो वो नुकसान सरकार का भी है, धार्मिक संस्था का भी है। ये दोनों चीजें अड़ है। धार्मिक साड़ी अपनी एक पूजा पाठ की पद्धति है, एक संस्कार दे, एक विचार दे वास्ते समाज में आगे ले जाने वास्ते। आखिर समाज लगातार चल रहा है सदियां, तो अगे भी सदियां तक चलना है। ये शिक्षा, परंपरा, महापुरुषों के विचार ये आगे किवें चलणगे? वो साडे धार्मिक स्थान ने इनको ही चलते हैं। हाँ, सरकार मैनेजमेंट थोड़ी मदद कर सकती है। असि जिवें गल आई कि संत महापुरुष विचार यानी संत महापुरुष विचार प्रसार योजना, उन्होंने विचारों का प्रसार किया जाए, उन्हें फैलाया जाए, असी योजना बनाई। और उस योजना जिन्हें भी महापुरुषों के भावे जन्म शताब्दियां हों, भावे शहीदी दिवस हों, उन्होंने सरकार को मदद करके असी मनाने लग गए। गुरु नानक देव जी का 650 साल, 550 साल, गुरु गोबिंद सिंह जी का 350 साल, गुरु तेग बहादुर जी का 400 साल। इसी तरह जिहड़े अपने समाज रविदास जी को मनने वाले गुरु रविदास जी का जयंती साल, वाल्मीकि जी का जयंती का उन्होंने 3 दिन पहले भी 3 दिन 2 दिन पहले 7 तरीक को इतने अखंड पाठ प्रारंभ करा के उस मस्जिद में बनाया गया। बड़ा बहुत बड़ा प्रोग्राम महर्षि वाल्मीकि जी के जन्म दिन का उन्होंने किया। उस पहले भगत कबीर का, और भगत कबीर की जिहड़ी सिक्ख्या है कितनी उच्च लेवल की सिक्ख्या है। एक श्लोक असीं याद कर लिया ना, कबीरा कड़ा बाजार में ना खाओ से नहीं, कबीरा कड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, सबकी खैर। उन्होंने मेरा समाज का मंदावली खैर, सबकी मांगे खैर, ना खाओ से दोस्ती, ना खाओ से बैर, सारे विरोधी होण। समाज के इस तरह के जिहड़े उच्चारण सानूं मिलदे संतां महापुरुखां दे, उन्होंने सारे समाज की भलाई की कल्पना की है। असीं भी सारे समाज को नाल लैके चलना। राजनीति में सब लैके कई बार नहीं चलाया जाता। राजनीति में टीचा होता कि 51% टीचा है, 49 जितने मर्जी जान, क्योंकि उत्तर गणित हो रहा है। उतों की जिहड़ी हिसाब किताब दी तरीका है ना, वो कहते हैं 49 बराबर 0, 51 बराबर 100। जो 49 हो कुछ नहीं हुआ, 0 रह गया, 51 मिलकर 100 पे पहुंच गया। लेकिन धार्मिक या पंथिक या इस तरह के जिहड़े काम ने ये सारे समाज वास्ते ने। हाँ, ये साडा मुकाबला हो सकता है तो दुनिया च होर बहुत सारी ऐसिया तहजीबां ने, उन्होंने नाल हो सकता है। अपने इस देश की जिहड़ी इतिहासिक ख्याति है, जिहड़े साडे ऐतिहासिक गुण ने, वो शांति कायम करने वास्ते असीं किसी नाल लड़ के उन्होंने अपने थल्ले कब्जे करना एक कभी भी नहीं इतिहास है। बता दें, सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले से अब हरियाणा से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को पंजाब की एसजीपीसी की मदद पर निर्भर नहीं रहना होगा। साथ ही चढ़ावे के रूप में इन गुरुद्वारों से होने वाली आय का पैसा भी अब पंजाब नहीं जाएगा। इस फंड से हरियाणा में ही लोक सेवा को समर्पित विभिन्न परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। और ये सब कुछ संभव हो पाया है हरियाणा के सीएम मनोहर लाल के अथक प्रयासों के चलते। कहते हैं सड़कों से विकास का रास्ता निकलता है, लिहाजा सड़कों के जरिए हरियाणा में विकास के रास्ते निकाले जा रहे हैं। हरियाणा में एक और बड़ी सड़क योजना को मंजूरी मिल गई है। हरियाणा सरकार के प्रयासों के तहत ही इस सड़क योजना को मंजूरी मिल पाई है। रिपोर्ट देखिए।
हरियाणा सरकार के राज में हरियाणा दिन प्रतिदिन विकास की ओर प्रगति कर रहा है। 5 साल मनोहर सरकार और फिर गठबंधन सरकार के राज में प्रदेश में तेजी से विकास हो रहा है। प्रदेश में विकास का पहिया एक बार फिर घूमते हुए दिखाई दिया है। हरियाणा सरकार के सार्थक प्रयासों के बाद केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हरियाणा के एक बड़े प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। अंबाला काला और अंबाला मोहाली ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को केंद्र सरकार से मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। नितिन गडकरी ट्वीट करते हुए लिखते हैं, अंबाला और साहिबजादा अजीत सिंह नगर मोहाली के बीच के 4 लेन प्रोजेक्ट को 1183.7 करोड़ रुपए की लागत के साथ स्वीकृत किया गया है। हरियाणा और पंजाब के बीच ये प्रोजेक्ट 33.815 किलोमीटर की कुल लंबाई के साथ एनएच के तहत बनेगा। गौरतलब है कि इससे पहले भी हरियाणा सरकार के प्रयासों से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 885 करोड़ रुपए की लागत से 40 किलोमीटर लंबी अंबाला रिंग रोड परियोजना को मंजूरी दी थी। जल्द ही रिंग रोड निर्माण के लिए टेंडर भी होने वाले हैं। वहीं गृह मंत्री अनिल विज ने भी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया। गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट करते हुए लिखा, भारत के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने 1183.7 करोड़ की लागत से अंबाला रिंग रोड से काला अम्ब 4 लेन और अंबाला मोहाली रोड को मंजूरी दी है। योजना को मंजूरी देने के लिए नितिन गडकरी जी का आभार व्यक्त करता हूँ। दोनों एक्सप्रेसवे के बनने से भविष्य में अंबाला की कनेक्टिविटी और भी बेहतर होगी। बता दी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी 31 किलोमीटर लंबे अंबाला मोहाली हाईवे को बनाएगी, जो कि अंबाला को मोहाली से बेहतर कनेक्टिविटी देगा। हाईवे की खासियत ये है कि ये 6 लेन हाईवे होगा। वाहन चालकों को आने जाने की सहूलियत होगी। वहीं 33 किलोमीटर लंबा नया अंबाला काला अम्ब हाईवे अंबाला रिंग रोड से शुरू होगा। ये हाईवे शहजादपुर से होता हुआ काला अम्ब तक बनेगा। 4 लेन हाईवे पर 2 बड़े पुल और कई छोटे पुल बनेंगे। हाईवे पर 15 व्हीकलर अंडरपास बनेंगे, जो गांवों से हाईवे पर चढ़ने के लिए अलग से रास्ता बनाएंगे। इसके अलावा अंबाला से शामली तक भी नया एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। अंबाला से शामली के बीच भारतमाला परियोजना के तहत 6 लेन का एक नया एक्सप्रेसवे बनेगा। इकोनॉमिक एक्सप्रेस हाईवे 3663.80 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगा। एक्सप्रेसवे अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल और यमुनानगर से होते हुए सहारनपुर, शामली जिले को आपस में जोड़ेगा। अंबाला चंडीगढ़ रोड से शामली तक करीब 110 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी। इसका राइट ऑफ वे करीब 60 मीटर का होगा और पूरी तरह ग्रीनफील्ड कॉरिडोर होगा। अंबाला से नए हाईवे के निर्माण होने से जहां लोगों को सहूलियत होगी, वहीं अंबाला से मोहाली के लिए बनने वाले 6 लेन हाईवे में वाहन चालकों को आने जाने की सहूलियत मिलेगी। साथ ही अंबाला से कालाअम्ब का सफर चंद मिनटों में पूरा हो सकेगा, जिससे कि लोगों को वाकई में बड़ी राहत होगी, क्योंकि लोगों के समय की बचत तो होगी ही, इसके साथ ही लोग कम पैसों में अपनी मंजिल तक भी पहुंच पाएंगे। अब देखिए, हरियाणा सरकार की योजनाओं और नीतियों से महाराष्ट्र सरकार इस कदर प्रभावित हुई है कि हरियाणा सरकार की
योजनाओं को जानने के लिए महाराष्ट्र सरकार के मंत्री एवं भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल सीधा हरियाणा पहुंच गया और इसके साथ ही हरियाणा में प्रतिनिधिमंडल ने हरियाणा सरकार की योजनाओं और नीतियों की जानकारी भी ली और लाभार्थियों से बातचीत भी की। रिपोर्ट देखिए। वैसे तो आमजन को हर संभव सुविधा देने के लिए हरियाणा सरकार की ओर से पूरे प्रयास किए जाते हैं, लेकिन सरकार की ओर से जनता की सहायता के लिए एक और तरीका अपनाया जाता है। बात सरकारी योजनाओं की हो रही है। हरियाणा सरकार योजनाओं के सहारे जनता की सहायता करने का पूरा प्रयास कर रही है और इन्हीं योजनाओं को जानने के लिए हरियाणा में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री पहुंचे। हरियाणा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं एवं नीतियों को जानने के लिए महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों एवं भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल ने यमुनानगर में पहुंचकर जिले का दौरा किया। सरकारी योजनाओं के बारे में गहनता से जानकारी ली गई और उसके बाद लाभार्थियों से बातचीत भी की गई। लाभार्थियों ने योजनाओं के फायदे गिनाए। जो भी हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको एक तो अफसरों जो अपने दफ्तरों के धक्के नहीं खाने पड़ते। दूसरा क्या है कि जो दलाल फिरते थे, जो कहते थे कि मुझे पैसे दो मैं आपकी ट्रांसफ़र करवा देता हूँ, यहाँ पे ऑफिसों में भी मिलते थे, वैसे भी होते थे। तो जीरो टॉलरेंस नीति के तहत हमारे मुख्यमंत्री जी का सभी हरियाणा के जो अधिकारी हैं उन्होंने सभी ने धन्यवाद किया है। और जो हमारे हरियाणा में जो इस चीज़ को लागू किया है, जो हमारी ऑनलाइन पॉलिसी है, उसमें बहुत कुछ हरियाणा में ट्रांसपेरेंसी आई है। इससे जो हमारे अधिकारी हैं हरियाणा के, जो हमारे ऑफिसर हैं, वो सभी खुश हैं और उनको जगह जगह धक्के खाने की बजाय वो अपनी जो चॉइस की होती है, जो उनको जहां चॉइस पे उनको नौकरी करनी होती है, कुछ क्राइटेरिया के बाद, जो समय की एक बाध्यता के बाद वो अपनी चॉइस के हिसाब से उसमें डाल सकते हैं कि मुझे अब यहाँ पे जॉब करनी है। प्रतिनिधिमंडल ने परिवार पहचान पत्र के माध्यम से ऐप के जरिए प्राप्त किए जाने वाले आय प्रमाण पत्र, परिवार की आय के वेरिफिकेशन, जाति प्रमाण पत्र, मुख्यमंत्री वृद्ध सम्मान पेंशन योजना और मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत विभिन्न स्वयं रोजगार शुरू करने के लिए प्राप्त ऋण योजनाओं की विस्तार से जानकारी ली। वहीं हरियाणा सरकार की योजनाओं के साथ साथ हरियाणा सरकार की ओर से शुरू हुए पोर्टल से जनता को भरपूर फायदा मिल रहा है। सीएम विंडो के माध्यम से मैंने देखा है कि मेरे मित्र भी और हमने भी कई बार कुछ शिकायतें ऐसी रहती हैं सफाई को लेकर के या बाकी किसी चीज़ों को लेकर के, और वो शिकायतें सीधा माननीय मुख्यमंत्री तक जाती हैं सीएम विंडो के नाते से। और जहाँ तक मेरी जानकारी में सीएम विंडो ने पिछले 7-8 सालों में हज़ारों मामलों को सुलझाया है। लोगों की सीधा गली को लेकर के, बिजली को लेकर के, लाइट को, स्ट्रीट लाइट को लेकर के ऐसी समस्याएं लोगों ने सीएम विंडो पे डाली हैं। आपसी कई भूमि विवादों को लेकर के लोग सीएम विंडो पे गए हैं और सीएम विंडो से देखने में आया कि तुरंत सीएम विंडो की तरफ से अधिकारियों को निर्देश दिए जाते हैं और उनकी समस्याओं को सुलझाया जाता है। उसके अंदर क्या है कि पोर्टल के ऊपर आपको सबसे पहले आप पोर्टल के ऊपर जाकर के किसान जो भी कोई फसल अपने खेत में उगाना चाहता है, जैसे अपने धान की फसल लगाई है वो धान की फसल का रजिस्ट्रेशन उसके अंदर कराता है, किसी ने सब्जी लगाई है वो सब्जी का पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराता है। उसको लेकर के सरकार बिल्कुल गंभीर है और जैसे ही पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होता है सरकार उसको एमएसपी पे खरीदने के लिए अपने तैयारियों को परिपूर्ण रखती है। कितना लाभ मिलता है इससे? देखिए, इसका लाभ लगभग 100% का लाभ मिला हुआ है। और एमएसपी जिसको लेकर के देखो आजकल बड़े बड़े आंदोलन भी चलते हैं, वो सबसे बड़ा मुद्दा वही है कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे रजिस्ट्रेशन जिसने भी करवाया है उसको 100% उसका रिजल्ट मिला है और सचमुच ये किसानों के लिए बहुत फायदेमंद स्कीम ये साबित हुई है। बता दें, हरियाणा सरकार राज्य के नागरिकों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से समय समय पर नई सरकारी योजनाएं पेश करती है। इन सरकारी योजनाओं में महिलाओं, बच्चों और वृद्धजनों को लाभ एवं सुविधा प्रदान करने से संबंधित योजनाएं सम्मिलित हैं। अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, सुपर 100 योजना, हरियाणा 2022 योजना, हरियाणा परिवार पहचान पत्र योजना, हरियाणा पितृत्व लाभ, विधवा पेंशन जैसी कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो हरियाणा सरकार की ओर से शुरू की गई हैं। वहीं सरकार की योजनाओं के सहारे जनता को काफी हद तक मदद भी मिल रही है। जनता का जीवन इन योजनाओं के सहारे और ज्यादा सरल बन रहा है।
तो देखिए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास किया जा सके। फिलहाल इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।